प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है और दो प्रकार के आंकड़ों के बारे में हमने पढ़ा, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने से पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मैं महेश चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में कार्यरत हूं। आज की ये जो वीडियो है इसमें अपन पढ़ेंगे सांख्यिकीय श्रेणियां और जो सांख्यिकीय विधियां हैं जिनमें समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक इत्यादि, इन सभी के बारे में संक्षिप्त में हम अध्ययन करेंगे। विस्तृत में उनके बाद में विस्तृत अध्ययन और प्रत्येक के उदाहरण सहित अध्ययन हम आगे आने वाली वीडियो में लगातार करते जाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं सांख्यिकीय श्रेणियां। वर्गीकृत आंकड़ों अथवा समंकों के सुव्यवस्थित क्रम को सांख्यिकीय श्रेणी अथवा समंकमाला कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सांख्यिकीय आंकड़ों को किसी निश्चित आधार पर वर्गीकृत करके एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में उनका प्रस्तुतिकरण समंकमाला कहलाता है। तो समंकमालाएं अर्थात जो सांख्यिकीय श्रेणियां होती हैं, ये श्रेणियां अपनी रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी। इनके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त रहेगा कि सांख्यिकीय श्रेणियां वो श्रेणियां होती हैं जिनके द्वारा आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तथा सांख्यिकीय श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं: व्यक्तिगत, खंडित एवं सतत। डिटेल में आगे आने वाली वीडियो के बारे में, उनके बारे में आपको बताया जाएगा कि व्यक्तिगत श्रेणी किस प्रकार की होती है, खंडित श्रेणी कैसी होती है और सतत श्रेणी कैसी होती है। सांख्यिकीय विधियां जो आपके सिलेबस में हैं, उनमें सबसे प्रमुख और सबसे पहली जो विधि है वो है समांतर माध्य। समांतर माध्य आप सभी औसत के रूप में आप सभी इसको जानते हैं। गणितीय भाषा में इसे समांतर माध्य कहा जाता है, सामान्य भाषा में इसे अपन औसत भी कहते हैं। ये एक सबसे उपयोगी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधियां होती है, महत्वपूर्ण विधि है जिसे हम दैनिक उपयोग में भी लगातार काम में लेते रहते हैं। यदि किसी समंक श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग में, समंक श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग में अर्थात उनके टोटल के योग में, उनकी संख्या अर्थात उनके पदों की संख्या कि कितने पद हैं से भाग दे दिया जाए, तो इस प्रकार जो भी भाजनफल प्राप्त होता है वह उस समंक श्रेणी के समांतर माध्य को प्रकट करता है। अर्थात जैसे 5 पद हैं, उन 5 पदों की वैल्यू कुछ भी दे रखी है, XYZ, उन्होंने 5 पदों की वैल्यू दे दी। जैसे पद 1 है, पद मान लीजिए A है, यहाँ पर A की वैल्यू 10 दे दी, B की वैल्यू 20, C की वैल्यू 25, D की वैल्यू 30 और E की वैल्यू 40 दी है। तो यहाँ पर पद हो गए आपके ABCDE, 5 पद हुए और उनकी जो वैल्यू है, उनके जो मूल्य दे रखे हैं 20, 25, 30, 40, 45, तो इन मूल्यों का योग करना है। सबसे पहले आपको जो भी 20, 25, 30 जो मूल्य दे रखे हैं, इन सभी मूल्यों का योग करना है। और कुल पद कितने थे? ABCDE 5। तो उन जो मूल्यों का योग था उसमें 5 का भाग दे देंगे, तो वो हमारा औसत अथवा समांतर माध्य प्रकट हो जाता है। समांतर माध्य दैनिक उपयोग में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले इसके गुणों के बारे में अथवा उपयोगिता के बारे में जब हम देखते हैं तो इसकी विधि अत्यंत सरल है। अभी हमने मौखिक रूप से इसके बारे में एक उदाहरण किया और आपको समझ में भी आ गया होगा
कि एक समांतर माध्य जो है वो अत्यंत सरल विधि के द्वारा हम उसका हल कर सकते हैं। दूसरा है, यह सदैव निश्चयात्मक होता है, अर्थात इसके परिकलन में किसी प्रकार के अनुमान का प्रयोग नहीं होता। जो भी है फैक्ट है, उसमें किसी प्रकार का कोई अनुमान किंतु परंतु कुछ हो ही नहीं सकता। 5 पद दे रखे थे और उनके मूल्य दे रखे थे, मूल्यों को आपको योग करना है और उसको 5 से भाग करना है, तो इसमें किसी प्रकार के अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं रहती। माध्यिका और बहुलक के विपरीत, उनके बारे में आप आगे पढ़ोगे माध्यिका और बहुलक के बारे में, तो उनके विपरीत माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। जैसे अपन ने अभी जो मौखिक उदाहरण किया था उसमें आपने देखा कि सभी मूल्यों का आपने योग किया और पदों की संख्या से भाग दिया, तो सभी मूल्यों का वहां पर योगदान है। जो आपके 5 पद थे, उन 5 पदों के जो भी मूल्य थे, उन सभी मूल्यों का उस समांतर माध्य को प्रदर्शित करने में उनका कुछ ना कुछ योगदान अवश्य रहता है, जबकि माध्यिका और बहुलक में ऐसा नहीं होता है। ये आप आगे देखोगे इस चीज को। अपने विशिष्ट बीजगणितीय गुणों के कारण सांख्यिकीय विश्लेषण की अन्य अनेक विधियों में, जैसे अपकिरण, विषमता, सहसंबंध आदि में समांतर माध्य का सबसे अधिक प्रयोग होता है अन्य विधियों की तुलना में। जैसे माध्यिका और बहुलक की तुलना में समांतर माध्य का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और एक उपयोगिता इसकी ये भी है कि अन्य सांख्यिकीय माध्यों की तुलना में सांख्यिकीय माध्य जैसे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनकी तुलना में यह इतना सरल है कि सांख्यिकी के सिद्धांतों से अनभिज्ञ कोई भी साधारण व्यक्ति इसे आसानी से समझ लेता है। अर्थात अब अभी आप समांतर माध्य के बारे में जो अध्ययन कर रहे हो, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भाई आपको गणित का स्टूडेंट होना जरूरी है या आपके पास 12th में गणित रही है वही इसको पढ़ सकते हैं। तो सामान्य स्टूडेंट जिनके पास 10th तक गणित रही है, हम सभी के पास रहती है, हम सभी इन समांतर माध्य के बारे में या सांख्यिकीय जितने भी माध्य हैं, इन सभी माध्यों के बारे में थोड़ी सी मेहनत से आसानी से इनको आराम से हम समझ सकते हैं। दूसरी जो सांख्यिकी की जो विधि है, सांख्यिकीय माध्य की जो विधि है दूसरी, वो है बहुलक अथवा मोड। मोड अंग्रेजी भाषा का ये जो शब्द है, इसे फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से बनाया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ढंग, फैशन अथवा रिवाज। ठीक है, सांख्यिकी में या अर्थात यहां पर इस शब्द को जो हम प्रयोग करते हैं वह प्रयोग अधिकतम आवृत्ति वाले मूल्य के लिए किया जाता है, अर्थात वह मूल्य जिसकी आवृत्ति किसी समंक श्रेणी में सबसे ज्यादा होती है उसे उस समंक श्रेणी का बहुलक अथवा मोड कहा जाता है। ठीक है, बहुलक अर्थात जिसकी रिपीटेशन, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है, उसे उस समंक श्रेणी का बहुलक अथवा मोड कहते हैं। अब ये उदाहरण देख लीजिए यहां पर, जैसे इस उदाहरण में ये कोई समंक श्रेणी दे रखी है 2, 4, 5, 4, 6, 5, 4, 3 और 1। ये एक समंक श्रेणी है। अब इस समंक श्रेणी में आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या देखना है कि इस समंक श्रेणी में किस मूल्य की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई है। इसमें आप इसका अध्ययन करोगे तो देखोगे 4 जो मूल्य है उस 4 मूल्य की पुनरावृत्ति यहां पर 3 बार हुई है, अर्थात इस समंक श्रेणी का बहुलक मूल्य 4 है। समझ में आया कि यदि किसी समंक श्रेणी में जिस मूल्य की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसी मूल्य को उस श्रेणी का बहुलक मूल्य कहा जाता है। इस श्रेणी में 4 की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई, इसलिए इस श्रेणी में बहुलक मूल्य 4 कहा गया है, 4 है यहां पर। कुछ विद्वानों के अनुसार बहुलक को समंक श्रेणी का ऐसा प्रतिरूपी मूल्य माना है
जिसके निकट श्रेणी की अधिक से अधिक इकाइयां केंद्रित हों, अर्थात वह मूल्य जिसके आसपास श्रेणी का संकेंद्रण सबसे अधिक होता है। बहुलक की उपयोगिता। बहुलक एक सरल एवं लोकप्रिय माध्य है जिससे अक्षर, प्राय या अधिकतर आदि का बोध होता है। समांतर माध्य के विपरीत बहुलक पर समंक श्रेणी के चरम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में, बहुलक के द्वारा केवल उस मूल्य का पता चलता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। बहुलक का सबसे बड़ा दोष यह है कि समंक श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आपने समांतर माध्य में पढ़ा कि वहां पर सभी जो मूल्य थे समंक श्रेणी के, वो सभी मूल्य अपना योगदान देते हैं समांतर माध्य को निर्धारित करने में, जबकि बहुलक में ऐसा नहीं है। बहुलक में केवल आपको वो मूल्य देखना है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है, वही उसका बहुलक है। बाकी अन्य मूल्यों का यहाँ पर निर्धारण में, बहुलक मूल्य के निर्धारण में कोई योगदान नहीं रहता। ठीक है, इसलिए कभी कभी बहुलक के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष भ्रामक भी हो सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि बहुलक के द्वारा जो भी हम सांख्यिकीय माध्य निकाल रहे हैं वो सही हो, क्योंकि इसमें सभी मूल्यों का योगदान जरूरी नहीं है। इसलिए समूची समंक श्रेणी पर आधारित नहीं होने के कारण इस माध्य का सांख्यिकीय विश्लेषण की अन्य विधियों में उपयोग कम किया जाता है। तीसरी जो सांख्यिकीय माध्य की विधि है वो है आपकी माध्यिका अथवा मीडियन। इसमें देखिए, किसी समंक श्रेणी के मूल्यों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात, आरोही अथवा अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम अथवा बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित होता है उसे उस श्रेणी का माध्यिका मूल कहा जाता है। जैसे कोई भी श्रेणी दी हुई है, उदाहरण के रूप में यहां पर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, तो ये श्रेणी आपकी पहले से ही यहां पर ये श्रेणी आपकी बढ़ते हुए उसमें दे रखी है, क्रम में दे रखी है। तो हमें इस चीज का कोई यहां पर अरेंज नहीं करना है, ये पहले से आपकी बढ़ते हुए क्रम में है। और इस बढ़ते हुए क्रम की श्रेणी में जो भी आपका मध्य का मूल्य है, बीच का जो मूल्य है इस श्रेणी का, वही इस श्रेणी का माध्य का मूल कहलाता है। जैसे यहां पर 11 है, 3 वैल्यू यहां पर उससे पहले हैं, 5, 7, 9 और 3 वैल्यू उसके बाद में हैं, 13, 15, 17। तो बीच के वैल्यू कौन सी होगी? 11। तो 11 यहां पर इस समंक श्रेणी का माध्य का मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये समंक श्रेणी के बिल्कुल मध्य में स्थित है। समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के पश्चात एक चौथी बड़ी महत्वपूर्ण विधि है सांख्यिकी की, जो आपके सिलेबस में यहां पर सम्मिलित है। इसे मानक अथवा प्रमाप विचलन के नाम से जाना जाता है। इन पूर्व में जो हमने तीनों सांख्यिकीय माध्य की विधियां पढ़ी हैं, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, उनकी तुलना में इसमें 1-2 स्टेप थोड़ा और अधिक हैं। समझ में ये भी आसानी से आ जाएगा, लेकिन पहले हमें पूर्व के तीनों स्टेप को, पूर्व की तीनों विधियों को जब हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद में ही मानक विचलन अथवा प्रमाप विचलन आपके समझ में ज्यादा शीघ्रता से आएगा। इसलिए पहले माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद में ही आपको मानक अथवा प्रमाप विचलन पर जाना है। तो प्रमाप विचलन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पर किसी समंक श्रेणी के समांतर माध्य से उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलन के वर्ग के समांतर माध्य के वर्गमूल को उस श्रेणी का मानक विचलन अथवा प्रमाप विचलन कहते हैं, कहा जाता है। मानक विचलन की गणना के संबंध में 2 बातें यहां पर ध्यान देने योग्य हैं।
एक तो ये है कि किसी श्रेणी के माध्य विचलन को, ये अलग चीज है, प्रमाप विचलन अलग चीज है। तो किसी श्रेणी के माध्य विचलन को किसी भी सांख्यिकीय माध्य के आधार पर परिकलित यानी कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि माध्य विचलन को कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए आप समांतर माध्य का भी उपयोग कर सकते हो, माध्यिका का भी उपयोग कर सकते हो और बहुलक का भी उपयोग कर सकते हो। परंतु मानक विचलन को ज्ञात करने के लिए केवल समांतर माध्य से ही विचलन निकाले जाते हैं। ठीक है, माध्यिका और बहुलक का यहां पर उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा, माध्य विचलन की तरह इसमें बीज गणितीय चिन्ह अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस की उपेक्षा करने के बजाय समांतर माध्य से निकाले गए प्रत्येक पॉजिटिव अथवा नेगेटिव प्लस माइनस विचलन को वर्ग कर देते हैं। वर्ग मतलब उसको उसी से गुणा कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ऋणात्मक विचलनों के वर्गों का मान स्वतः धनात्मक हो जाता है। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो अपने आप वो प्लस में हो जाता है। तो आपको प्लस और माइनस का यहाँ पर ध्यान रखने का कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, चाहे विचलन पॉजिटिव हो या विचलन नेगेटिव हो। आपको सबका स्क्वायर करना है, उसको उसी से गुणा करना है, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी प्लस आएगा, प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो भी आपका प्लस में ही संख्या रहेगी, पॉजिटिव ही संख्या रहेगी। तो इन दोनों विशेषताओं के कारण मानक विचलन में माध्य विचलन के दोषों का समावेश नहीं होता। थोड़ा इंप्रूवमेंट है विधि में, ठीक है, कुछ अच्छी उसके जो कमियां थी माध्य विचलन की, उस कमियों को इसके अंदर दूर किया गया है। इसलिए मानक विचलन अपकिरण की एक आदर्श और वैज्ञानिक माप कही जाती है। मानक विचलन को ग्रीक वर्णमाला के सिग्मा के द्वारा इंगित किया जाता है। इसका ये फॉर्मूला है मानक विचलन गुणांक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ मानक विचलन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के माध्यम से मानक विचलन गुणांक की गणना की जाती है। पूर्व की तीनों विधियों के बारे में और मानक विचलन के जो भी उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइडों में, आगे आने वाली वीडियो में उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे एक एक उदाहरण के बारे में। जो मानक विचलन की उपयोगिता है वो देखिए। अब मानक विचलन अपकिरण की एक निश्चित, स्पष्ट और आदर्श माप है। इसके कई कारण है। इसकी गणना में किसी भी बीज गणितीय चिन्ह की अवहेलना नहीं की जाती, यानी कि बीज गणितीय चिन्ह पॉजिटिव नेगेटिव की कोई अवहेलना नहीं की जा रही। यहाँ पर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सभी को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। दूसरा, मानक विचलन सदैव समांतर माध्य जो स्वयं एक आदर्श माध्य है उसके आधार पर परिकलित किया जाता है। मानक विचलन को माध्यिका और बहुलक के आधार पर नहीं किया जाता कैलकुलेट, उसको केवल समांतर माध्य के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। और आपने ये पढ़ा थोड़ी देर पहले कि समांतर माध्य को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस श्रेणी के समस्त मूल्यों को हम उपयोग में लेते हैं, उस श्रेणी के समस्त मूल्य उसमें अपना योगदान देते हैं मानक वो समांतर माध्य की गणना करने के लिए। इसलिए ये सबसे जो उपयोगी है वो अथवा एक आदर्श माप के रूप में मानक विचलन की पहचान है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में जो सांख्यिकीय विधियां थी, उन सांख्यिकीय विधियों के बारे में आपको संक्षेप में बताया गया है, उनके बारे में संक्षेप में जानकारी दी गई है कि ये विधियां क्या है और उनके कैसे उपयोग होते हैं, उनको किस प्रकार से हम उपयोग में ले सकते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी कमियां हो, उन सभी समस्याओं को अथवा कमियों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर प्रेषित कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो में
हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें और आपके सामने अच्छे से अच्छे रिजल्ट हम प्रस्तुत कर सकें। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। नियमित इनका अध्ययन कीजिए और साथ ही साथ जो भी वीडियो आगे आती जाएं सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पर, तो इन सभी वीडियो को लगातार क्रम से देखते जाइए। धन्यवाद।